जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। मैं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। बेसिकली आज के इस वीडियो में लोग वे सारे बच्चे जो क्लास 10th का जो आपका 13 जुलाई को जो आपका साइंस का वीकली टेस्ट होगा ना, उसके लिए जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि क्लास 10th के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके वीकली टेस्ट में डायरेक्ट पूछा जाएगा। बेसिकली आपके वीकली टेस्ट में 10 ऑब्जेक्टिव और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस 10 ऑब्जेक्टिव और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने के लिए मैं आपको 3 वीडियो बना के दूंगा। ये मेरा दूसरा नंबर का वीडियो, इससे पहले मैंने और एक वीडियो डाला हुआ, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और ये दूसरा नंबर का वीडियो, इसके बाद मैं और एक वीडियो बना के दूंगा। और ये तीनों वीडियो देखकर चल जाओगे तो भाई साहब आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे पहली प्रश्न है वो लिखा हुआ है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में हमारा जो भोजन का पाचन होता है ये बेसिकली वियोजन अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। ठीक है, और वियोजन अभिक्रिया जैसे होते हैं उसके बाद हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है, इसीलिए तो खाना खाने के बाद हमें एनर्जी फील होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम फीता का हवा में जलना अभिक्रिया है। तो आपको पता है कि मैग्नीशियम को अगर हवा की उपस्थिति में आप लोग जलाओगे तो एक बहुत ही ज़्यादा श्वेत ज्वाला के साथ जलता है, साथ साथ हमें हीट देता है। चूंकि हीट देता है तो वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। तो दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि मैग्नीशियम फीता कैसे जलता है, अगर आपको वो देखना है तो मैंने इसी चैनल पर प्रीतम एकेडमी के जो चैनल है इसमें जो शॉर्ट्स वीडियो का सेक्शन है वहाँ पे जाके देखिएगा। तो मैंने एक मैग्नीशियम रिबन को जलाकर आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया हुआ, तो आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, दिए गए प्रक्रम में कौन उष्माक्षेपी है? श्वसन, पाचन, उत्सर्जन और संवहन, इनसे कौन सा जो है उष्माक्षेपी अभिक्रिया बताओ। तो याद रखिएगा, जो आपके पास श्वसन अभिक्रिया है एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और इसी क्वेश्चन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन रहता है कि वर्णन करें कि भाई साहब श्वसन जो है वो एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इससे रिलेटेड आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि उपचयन में, तो उपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो भाई साहब यही एक नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। साथ ही साथ हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो यहाँ कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है कि हाइड्रोजन का ह्रास। देख लो, 2 नंबर का ऑप्शन में हाइड्रोजन की वृद्धि दिख रहा है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, और 4 नंबर का ऑप्शन देखो क्या लिखा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की वृद्धि। तो दोनों की वृद्धि तो होगा ही नहीं। और 3 नंबर का तो होगा ही नहीं क्योंकि ऑक्सीजन की कमी बोला, तो नहीं। इसमें क्या होता है उपचयन में कि ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ठीक है, याद रखिए बात। और अपचयन में क्या होता है? इसमें भाई साहब आपके पास ऑक्सीजन का जो होता है बेसिकली इसमें कमी होती है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन का वृद्धि होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 और 2 दोनों ही करेक्ट होगा। थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक होगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि भाई साहब देख लो ऑक्सीजन हाइड्रोजन की वृद्धि लिखा हुआ है तो बात सही है, क्योंकि अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। साथ ही साथ ऑक्सीजन की अगर टर्म में बात करूँ तो ऑक्सीजन यानी O2 का ह्रास होता है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही होना चाहिए था, बाकी पता नहीं क्या स्थिति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर के प्रश्न में लिखा है कि अपचयन को रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो भाई साहब अपचयन को रोकने वाले पदार्थ को हम लोग प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। लिखा है यहाँ पे पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है। एक्स का नाम क्या है? तो भाई साहब कैल्शियम ऑक्साइड CaO को हम लोग इसके विलयन को, यानी कि इसमें अगर आप लोग जल मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, CaOH का होल 2 बन जाएगा, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली संगमरमर या चूना पत्थर या खड़िया भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, CaOH का होल 2 को। ठीक है, तो यही जो लास्ट में बनता है इसी को हम लोग पुताई के लिए करते हैं उपयोग। परंतु भाई साहब याद रखिएगा CaOH का होल 2 का नहीं करते हैं, बेसिकली इसका तो डायरेक्टली पुताई के लिए कर देते हैं। परंतु कभी भी क्वेश्चन पूछे कि एक्स पदार्थ के विलियन का, कभी विलियन का बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड होगा, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड का विलियन का हम लोग उपयोग करते हैं, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड का विलियन क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। याद रखिए बात, जब भी विलियन की बात होगा तो क्या मारिएगा? CaO मारिएगा, CaO मारिएगा। और सिर्फ ऐसा बोलता है कि किस पदार्थ का उपयोग हम लोग दीवारों में सफेदी करने के लिए करते हैं, तो CaOH का होल 2 मारते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर ऐसा पूछे किस पदार्थ का हम लोग सफेदी करने के लिए करते हैं दीवारों पर, तो CaOH का होल 2। और ऐसा पूछे किस विलियन का उपयोग हम लोग सफेदी करने के लिए करते हैं, तो CaO का। याद रखिए बात, तो कोई क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं करने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? तो व्हाइट रंग का प्रिसिपिटेट, जिसको PPT प्रिसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली व्हाइट रंग का बनता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखो यहाँ पे कि अभिक्रिया CaO को अगर आप लोग कार्बन के साथ रिलेट करोगे तो जिंक बन जाएगा, और साथ ही साथ आपके पास CO बनेगा। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे गलती से CO बोल दिया था का, जो भी है तो सुन लो। जिंक ऑक्साइड को अगर आप लोग कार्बन के साथ रिलेट कराओगे तो जिंक अलग निकल जाएगा और कार्बन ऑक्साइड यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, इस किसका उपचयन हुआ है? तो बता किसका उपचयन हुआ है? उपचयन मैंने किसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है? तो देख सकते हो यहाँ पे कार्बन में जाके इधर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, इसलिए कार्बन इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे अभिक्रिया दिया हुआ है, इसमें पूछा किसका उपचयन हुआ है। तो यहाँ भी देख सकते हो कि हाइड्रोजन जो है H2 है, इसमें जाके आगे चल के ऑक्सीजन जोड़ा है और ये जल बना है। तो इसमें
H2 में जुड़ा है ना, तो इसलिए H2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी का क्या हो जाएगा, उपचयन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है कि दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हुआ है बताओ। तो देख लो भाई साहब, देख सकते हो PbO जो है इसमें जाके ऑक्सीजन हट गया है, तो यहाँ पे PbO जो है इसका क्या हो गया, इसका अपचयन हुआ है। क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। और उपचयन किसका हुआ है, देख सकते हो कार्बन का, कार्बन ने जाके इधर जाकर ऑक्सीजन जुड़ा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, उपचयन, उसके बाद अपचयन। तो हम लोग आंसर भी जो देंगे उसमें सबसे पहले उपचयन जिसका हुआ है उसका नाम लिखेंगे, जो कि किसका है, कार्बन का हुआ है। और उसके बाद हम लोग अपचयन जिसका उसका नाम लिखेंगे, जो कि क्या है, PbO है। तो जहाँ पे C और PbO दिख रहा है वही सही आंसर हो जाएगा, जो कि दोनों का ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कि इनमें कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। तो बताइए इनमें से कौन सा अभिक्रिया नहीं होगा। तो जो 4 नंबर का ऑप्शन है ये अभिक्रिया नहीं होगा, क्योंकि भाई साहब याद रखिएगा जिंक को कभी भी कॉपर जो है उसके यौगिक से विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सक्रियता श्रेणी जिंक जो होता है ये अधिक क्रियाशील होता है कॉपर से। ठीक है ना, तो ये सही आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा मोड़ा आपको सक्रियता श्रेणी का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। लिखा कि दिए गए रासायनिक समीकरण में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो भाई साहब देख सकते हो यहाँ पे क्या करा है कि जो CuCl2 है यानी कि कॉपर क्लोराइड को उसके यौगिक से Pb विस्थापित कर दे रहा है, यानी कि ये विस्थापन हो रहा है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा कि निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। यानी कि यहाँ ये सभी का सभी ऑप्शन में वियोजन हो रहा है। ठीक है, बस खाली 4 को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे संयोजन हो रहा है। ठीक है, बाकी भाई साहब इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा अभिक्रिया है जिसमें प्रकाश के कारण वियोजन हो रहा है। तो आपको पता होगा कि दो ही को मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है, एक AgBr और एक होता है आपके पास AgCl। तो जहाँ भी ये दिख जाए अभिक्रिया, AgCl में अगर सूर्य का प्रकाश डालोगे तो ये Ag और Cl2 में टूट जाता है। AgBr में देखोगे तो ये Ag और Br में टूट जाता है अगर सूर्य का प्रकाश डालोगे तो इसीलिए आपके पास ये 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसमें वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण आप बताएं, यहाँ में से कौन सा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के कारण वियोजन हुआ है। तो सबको पता है कि जो H2 होता है इसमें अगर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी डालोगे तो ये वियोजन हो गया, यानी कि विद्युत वियोजन है। तो ये तो ऑप्शन में नहीं पूछा क्वेश्चन में, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, AgCl तो ये ऐसे प्रकाशीय वियोजन अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो बचा जो 2 नंबर का ऑप्शन CaCO3, बेसिकली इसमें अगर ऊष्मा डालोगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्ल एवं क्षार के बीच अभिक्रिया क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लो यहाँ पे कोई ए पदार्थ है, उसको अम्ल के साथ अभिक्रिया करोगे तो लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा। तो बताइए ये क्या है। तो वैसे अब कार्बोनेट है, क्योंकि कार्बोनेट को अगर आप लोग अम्ल के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न पर आते हैं। लेकिन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा, यानी नीला का नीले रहेगा। ठीक है ना, तो नीला का नीले रहेगा यानी कि वो क्षार का क्षार ही होगा। तो यहाँ में से ऑप्शन कौन सा क्षार है। तो आपको पता है कि 1 नंबर का ऑप्शन को छोड़ के, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यही एक प्रबल क्षारक होता है। बाकी HNO3 CH3 COOH और HCl ये सभी अम्ल है। तो भाई साहब ये सब तो ऑप्शन होगा नहीं, 1 नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। अब बताओ दिए गए किस लवण के क्रिस्टल में जल मौजूद है। तो भाई साहब जहां भी पिछुआ में H2O दिख जाए वही हो जाएगा, तो 3 नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ले आए कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग करते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का, बेसिकली साबुन का। ठीक है ना, सर्फ जिसी से बनता है, सोडियम कार्बोनेट इंटू का यहाँ पे पीछू में आपका 10H2O लग जाता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, पीछे तरफ 10H2O नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, यही बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ले आए कि जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये जल में ही H+ आयन दे पाता है। तो इसीलिए आपके पास दोनों का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लो यहाँ पे आपके पास 4 पदार्थ दिया हुआ है A B C D, और इनका सभी का pH मान आपको दिया हुआ है क्रमशः। A का दिया हुआ है 2, B का दिया हुआ है 4, C का दिया हुआ है 7 और D का दिया हुआ है 14। तो यह पदार्थ में कौन क्षारक है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा जो क्षारक है। तो याद रखिएगा 7 से जिनका pH मान ज्यादा होता है वो क्षारक होता है, 7 से जिनका कम होता है वो अम्ल होता है, और जो कांटा कटी 7 होता है वो उदासीन होता है। तो भाई साहब 7 से ज्यादा जो कि एक ही दिख रहा है 14, जो कि D नंबर का ऑप्शन है, इसलिए आपके पास D जहां पे दिख रहा है 4 नंबर में यही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही क्षार है और प्रबल क्षार है। ठीक है, अच्छा धातु में धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, याद रखिए बात, और अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो सिंबल है ये क्या दर्शाता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो आपको पता हो कि जो सांद्र अम्ल तथा सांद्र क्षार वाले बर्तन में लगा चेतावनी ये है। ठीक है, ये क्या बताता है कि भाई साहब सांद्र अम्ल सांद्र क्षारों को डायरेक्ट ना छुए वरना आपका हाथ गल सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ले कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस देता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था इससे पहले वाला वीडियो में कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, जो कि 1 नंबर ऑप्शन में दिख रहा है कि करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रम में किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, क्लोर क्षार से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आगे चल के, तो उसमें मैं अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, इसी वीडियो में है। ठीक है, अच्छा अम्ल वर्षा तब होती है जब वर्षा जल का pH मान 5.6
से कम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है? तो याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। 2 नंबर क्वेश्चन कट हो जाएगा। लो यही प्रश्न को अब घुमा के पूछ दिया गया है, अग्निशामक यंत्र में किस लवण का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अभी हम लोगों ने देखा था। तो ये कहाँ दिख रहा है? इस नंबर में दिख रहा है, 1 नंबर में। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई साहब धातु ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड क्यों कहा जाता है? तो भाई साहब देखो, अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति में समान ही अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड, सॉरी थोड़ा सा गला में खराश इसलिए ढकार आ रहा है, लिखा है कि अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है। मैंने समझ में आया ना आपको? जैसे कि आपको पता है कि अम्ल और क्षारक को मिलाएंगे तो वो लवण तथा जल बनेगा, और इस अभिक्रिया को उदासीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो उसी प्रकार से अगर आप लोग धातु ऑक्साइड को अगर अम्ल के साथ रिएक्ट कराते हो ना, तो ये भी आपका लवण तथा जल बनाता है। यानी इससे क्या समझ में आया कि जरूर धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होगा, तभी ना जैसे क्षार और अम्ल को मिलाने पर लवण तथा जल बनता है, उसी प्रकार से धातु ऑक्साइड को अम्ल के साथ रिएक्ट कराने पर लवण तथा जल बन रहा है। तो इससे पता चलता है कि धातु ऑक्साइड क्या है? आपका बेसिकली ये क्षारीय है। तो यही चीज़ मैंने लिखा हुआ है, बाकी एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे दे दिया गया है कि CaO यानी कि जो आपके पास कॉपर ऑक्साइड है उसको अम्ल के साथ मिलाओ तो देख लो कि CuCl2 बनता है, जो कि एक लवण होता है, साथ ही साथ H2O जल बनाता है। तो इससे पता चलता है कि जो धातु का जो ऑक्साइड होता है ये बेसिकली क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है। और इसी प्रकार से आप लोग ये भी जवाब दे सकते हो, बताओ अधातु का ऑक्साइड क्यों अम्लीय होता है? क्योंकि भाई साहब अधातु ऑक्साइड को अगर आप लोग क्षार से रिएक्ट कराते हो तो वो लवण तथा जल देता है, जिससे ये पता चलता है कि अधातु का ऑक्साइड लवण होता है। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, देखो लवण का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? तो भाई साहब इसी कारण से, क्योंकि अम्ल का जलीय विलयन पूछा है, तो अम्ल का जलीय विलयन क्यों भाई साहब विद्युत का चालन करता है? क्योंकि भाई साहब अम्ल जल में घुलकर आयनों यानी कि धन आयन और ऋण आयन का निर्माण करता है, जिस कारण से भाई साहब आयनों के कारण से विद्युत का आदान प्रदान होता है और वो चल पाता है। तो वैसे भी इसी कारण से। तो बाकी आप लोग यहाँ पे एक रिएक्शन दिया, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिया है कि अम्लों को तनुकृत करते समय यह क्यों सुनिश्चित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में? तो भाई साहब देखो याद रखिएगा कि भाई साहब ये जो आपका अम्ल को जल में या जल को अम्ल में मिलाने की अभिक्रिया बहुत ही उष्माक्षेपी होती है, इसी कारण से, जो कि आप लोग पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। यह है कि जल में अम्ल या क्षारक के घुलाने की प्रक्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है। इससे क्या समझ में आया कि भाई साहब जल को चाहे अम्ल में मिलाओ चाहे क्षारक में मिलाओ, यह बहुत ही अत्यधिक उष्माक्षेपी यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा हीट निकालने वाला हीट जनरेटिंग रिएक्शन होता है। ठीक है ना? तो इसी कारण से जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे या फिर कोई भी सांद्र जो अम्ल होता है को मिलाते समय अत्यधिक सावधानी रखनी पड़ती है। जल में मिलाया जाता है, ये चीज़ गौर कर देख लो, क्या लिखा है कि जल में सांद्र अम्लों को मिलाते समय बहुत अत्यधिक सावधानी रखनी चाहिए। अम्लों को हमेशा धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए। यानी जिस बीकर में आप लोग भाई साहब जल को लिए हो, उस बीकर को लगातार हिलाते रहो, फिर 1-2 बूंद अम्ल डालो, फिर हिलाते रहो, फिर 1-2 बूंद अम्ल डालो। ऐसे करोगे तो क्या होगा कि हीट का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया से होगा और अचानक बहुत ज़्यादा हीट निकलेगा और वो बर्तन टूटेगा नहीं। अगर मान लो ऐसा आप लोग करोगे कि भाई साहब देखो यहीं पे लिखा है कि सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई उष्मा के कारण मिश्रण छलक कर बाहर आ सकता है तथा व्यक्ति जल सकता है। इसी कारण से हमें क्या करना चाहिए कि धीरे धीरे हिलाते हुए 1-1 बूंद 2-2 बूंद करके मिलाना चाहिए। ठीक है ना? कभी भी अम्ल में जल को नहीं मिलाना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे कि अत्यधिक ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है। यानी कि अगर आप लोग अगर उल्टा कर दोगे, अगर अम्ल में जल को मिला दोगे तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हीट निकालेगा, जिससे आपका पात्र टूट सकता है या फिर आपका हाथ छलक सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जल में हम लोग को मिलाते हैं, ना कि अम्ल में जल को। और क्यों मिलाते हैं? क्योंकि मैंने बता दिया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उष्मा निकलता है, फैन हो सकता है, फैन के कारण नीचे वो छलक के गिर सकता है। ठीक है, तो पढ़िएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। लिखा है यहाँ पे शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलता? देखो शुष्क जो हाइड्रोक्लोरिक गैस होता है, यानी कि सूखा जो हाइड्रोक्लोरिक गैस होता है, जो सूखा लिटमस पत्र होता है, इसमें भाई साहब होता है क्या कि देख लो, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल वियोजित होकर H+ आयन नहीं दे पाता, क्योंकि ये जल की उपस्थिति में ही दे पाता है, वरना नहीं दे पाता है। अतः इसी कारण से कि यह अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। अब अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाएगा तो क्या वो लिटमस पत्र को लाल कर पाएगा? नहीं ना कर पाएगा, तो इसीलिए आपके पास ये रंग नहीं बदलता। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो प्रश्न आपके पास लिखा हुआ है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? तो भाई साहब देखो वही प्रश्न आ गया। तो भाई साहब देखो, अम्ल केवल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन दे पाता है, इसी कारण से जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन नहीं दे पाता, और साथ साथ इसी कारण से वो अम्लीय गुण को प्रदर्शित नहीं कर पाता है। क्योंकि अम्ल हो चाहे क्षार हो, वो अम्लीय या क्षारीय गुण तभी प्रदर्शित कर पाएगा जब अम्ल H+ आयन और आपका क्षार OH- आयन दे पाएगा तभी, ठीक। और ये जल होगा तभी होता है, ठीक है। लिखा हुआ यहाँ पे देख लो कि अम्ल और क्षार जल में आयनित होते हैं। अम्ल एवं क्षार जल में आयनित होते हैं। प्रत्येक में जल में उत्पन्न आयनों का नाम लिखें, यानी कि प्रत्येक से जल में उत्पन्न आयनों का नाम लिखें। तो भाई साहब अम्ल जो है, इससे जो जल में उत्पन्न होता है वो H+ होता है, या फिर इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन, जिसको हम लोग H3O+ भी बोलते हैं, तो ये होता है। साथ साथ अगर क्षार की बात करें तो उसमें सिर्फ OH- आयन निकलता है, इसको याद रखिए बात। अच्छा, pH स्केल किसे कहते हैं? ताज़ा दूध का pH मान 6 होता है। दही बन जाने पर pH मान में क्या परिवर्तन होगा आपको बताना है। तो देखो, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए स्केल विकसित किया गया है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? pH स्केल बोलते हैं। तो pH स्केल समझ में आ गया। बेसिकली ये क्या करता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने का काम करता है, ठीक है। और भाई साहब देखो, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, अर्थात जब दूध से दही बन जाता है तो वह अत्यधिक अम्लीय हो जाता है, इसलिए pH मान जो होता है वो 6 से कम हो जाता है। समझ में आ गया आपको बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिखा है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए? तो भाई साहब देखो, दही एवं खट्टे पदार्थ अम्ल के साथ क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। तो वही चीज लिखा है, देखो, अम्ल धातुओं के साथ क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। क्योंकि भाई साहब खट्टा पदार्थ क्या होता है? अम्लीय होता है, और अम्ल क्या करता है? धातु के साथ अभिक्रिया करता है और लवण और हाइड्रोजन गैस निकलता है। अतः यदि ऐसे पदार्थ को तांबे के बर्तन में रखा जाए, यानी कि खट्टे पदार्थ को अगर तांबे के बर्तन में रखा जाए, तो अम्ल की प्रतिक्रिया के कारण बर्तन संक्षारित हो जाएगा। बर्तन संक्षारित हो जाएगा यानी कि आप लोग पीतल खाने लगोगे, साथ हाइड्रोजन गैस भी रहेगा, यानी कि वो जहर बन जाता है, तो आपकी मौत भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए पीतल या तांबे के बर्तन में कभी भी दूध को नहीं रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। अब देखो, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ताजे दूध के pH के मान को 6 से बढ़ाकर थोड़ा सा क्षारीय क्यों बना देता है? यानी कि जो बेकिंग सोडा डालते हो तो वो जो pH मान है उसको थोड़ा सा क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि भाई साहब देखो, बेकिंग सोडा की प्रकृति थोड़ी क्षारीय होती है। जब बेकिंग सोडा को दूध में मिलाया जाता है तो वो दूध की प्रकृति थोड़ा सा क्षारीय हो जाता है। तो बस वही कारण है कि भाई साहब बेकिंग सोडा मिलाने पर उसका जो pH मान होता है 6 से बदलकर थोड़ा सा क्षारीय हो जाता है, यानी कि 6 से थोड़ा बढ़ जाता है उसका मान। हो सकता है 7 हो जाता होगा या फिर 8 हो जाता होगा, ठीक है। अब देखो, इसी से क्वेश्चन आया है कि दूध को दही बनाने से अत्यधिक समय दूध को दही बनाने में अत्यधिक समय क्यों लगता है? क्योंकि भाई साहब आपने बेकिंग सोडा मिला दिया, वो अत्यधिक क्षारीय हो गया, और भाई साहब दही बनने के लिए क्या होना पड़ेगा? उसको अम्लीय होना पड़ेगा। तो अब उसको नॉर्मल दूध को अम्ल होने के लिए जितना टाइम लगेगा उससे ज़्यादा लगेगा बेकिंग सोडा मिला हुआ दूध को होने में, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वो ज़्यादा क्षारीय होगा, क्योंकि वो बेकिंग सोडा मिलने के कारण वो क्षारीय हो गया। तो वो चीज़ लिखा है कि बेकिंग सोडा मिलाने से दूध की प्रकृति क्षारीय हो जाती है, जो इसे जल्दी खट्टा होने या अम्लीय होने या दही बनने से रोकती है। इसीलिए दूध को दही बनने में अत्यधिक समय लगता है। चलिए आगे बढ़ते लास्ट प्रश्न की ओर। देखो, जैसा कि मैंने बोला था, आ गया क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं? देखो, सोडियम, बेसिकली यहाँ पे सोडियम क्लोराइड होना चाहिए था। सोडियम आप लोग लिख लीजिएगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। साधारण नमक NaCl, ठीक है ना। तो बेसिकली सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन के साथ अगर आप लोग विद्युत धारा यानी कि स्थिर के ऊपर अगर विद्युत धारा लिख दोगे, यानी कि उष्मा डालोगे, उष्मा बोरा विद्युत धारा अगर पास कराओगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होगा। साथ ही साथ इसी प्रक्रिया को हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया बोलेंगे। अब क्यों बोलते हैं सुनो, देख लो, क्योंकि इस अभिक्रिया में निर्मित उत्पाद देख सकते हो क्लोरीन है। देख सकते हो यहाँ पे क्या बनता है? क्लोरीन बनता है, जो कि क्या, इसको हम लोग शॉर्ट में क्लोर बोलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ देख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि क्या होता है? क्षार होता है, इसीलिए इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। और इस प्रकार से हमने कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया, और सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।